हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जिंका लॉजिस्टिक्स का जो आईपीओ है, इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए 18 नवंबर आखिरी दिन है। तो इस पर हमारा फाइनल डिसीजन क्या है, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा अभी सेबी ने 4 नए आईपीओ को मंजूरी दी है। डेट्स वगैरह अभी नहीं आई है, सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल गया है, उनके बारे में भी जानकारी लेंगे जो अपकमिंग आईपीओ है। उसके अलावा जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ है, उसको लेकर काफी लोगों के कुछ कमेंट्स आए थे, मतलब कुछ सवाल थे, बच गए थे, तो वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। बाकी एनटीपीसी के क्या हाल है वो भी जानते हैं। तो सबसे पहले एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ के बारे में ही जान लेते हैं। उसको लेकर पहला क्वेश्चन ये था कि भाई रिटेल पोर्शन जो है 10% क्यों रखा गया, ये कंपनी तो प्रॉफिट के अंदर है। तो देखिए, जनरली क्या होता है कि सेबी के रूल के हिसाब से 3 साल के फाइनेंशियल्स होने चाहिए और 3 साल कंपनी जो है लगातार प्रॉफिट के अंदर होनी चाहिए। तो ये कंपनी 2022 के अंदर ही इनकॉर्पोरेट हुई है, मतलब पहले तो एनटीपीसी का पार्ट था, फिर ये अलग से अभी इसको लिस्ट करवा रहे हैं। तो अभी इसके फाइनेंशियल्स जो है 2 साल के ही हैं, तो इसी कारण हो सकता है कि भाई 10% का रिटेल कोटा रखा गया हो। फिर दूसरा सवाल ये है कि 2023 में मतलब FY23 के अंदर जो रेवेन्यू है वो तो 170 करोड़ रुपए बता रहा है, पर प्रॉफिट जो है 171 करोड़ रुपए बता रहा है। मतलब रेवेन्यू से ज्यादा प्रॉफिट कैसे हो गया। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि पहले ये एनटीपीसी के अंडर में आता था, एनटीपीसी के अंडर में इसको एडवांस में ऑर्डर मिल गए होंगे, उसके बाद इन्होंने इसको अलग किया है। तो ये जो एडवांस में ऑर्डर मिलते हैं उसके कारण भी कुछ इसकी इंटरेस्ट इनकम या कुछ अदर इनकम भी आप बोल सकते हैं, इसके कारण जो रेवेन्यू से ज्यादा हमें प्रॉफिट दिखा रहा है, क्योंकि अभी इसको अलग हुए, सेपरेट हुए 2 ही साल हुए हैं। फिर तीसरा सवाल है कि क्या शेयर होल्डर कोटा के अंदर प्रोपोर्शनेट बेसिस पर हमें अलॉटमेंट मिलेगा, मतलब जितने ज्यादा लॉट अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ेंगे। तो जनरली शेयर होल्डर कैटेगरी में तो यही होता है कि भाई प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉटमेंट मिलता है, बट अभी इसकी आरएच में ज्यादा क्लैरिटी नहीं आई है। कहीं मतलब काफी जो फाइनेंशियल वेबसाइट्स है, मनी कंट्रोल वगैरह, तो कहीं पर प्रोपोर्शनल बेसिस पर लिखा हुआ है, पर आरएचपी में ऐसा कुछ फाइनल नहीं आया है। बाकी जनरली जो शेयर होल्डर कैटेगरी वाले आईपीओ होते हैं उनमें प्रोपोर्शनेट बेसिस पर होता है, और जब ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, काफी ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, तो उसमें फिर लॉटरी के जैसे ही मिलता है। और बाकी मैं अपडेट आपको करता रहूंगा। और बात करें ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो अभी जो एक्सपेक्टेड जीएमपी, मतलब एक अंदाजन जीएमपी बता रही है लगभग 2% के आसपास। कल की तारीख में 1% या आज की तारीख में 2%, मतलब 2 से ₹2.5 के आसपास इसकी जीएमपी बता रही है। तो अभी ओवरऑल देखा जाए तो इतनी कोई खास डिमांड नहीं है, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल चल रहा है। और दोस्तों, ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में हम स्टॉक्स बाय तो कर लेते हैं, पर हमें यह नहीं पता कि इसकी एंट्री कब बनानी है, इसके अंदर एग्जिट हमें कब लेना है। तो मैंने आपको पिछले वीडियोस के अंदर भी यूनिवेस्ट ऐप के बारे में बताया था, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है। यहां आपको मार्केट एक्सपर्ट से ट्रेडिंग कॉल्स मिलती है, मतलब किस स्टॉक में किस टाइम पर एंट्री बनानी है, किस टाइम पर हमें एग्जिट लेना है, जिससे क्या है कि सेफ्टी के साथ अच्छे रिटर्न्स मिल सकें। इनकी ऐप पर आप चेक कर सकते हैं, इन्होंने काफी सक्सेसफुल ट्रेड कॉल्स दी हैं, और ये जो कॉल्स है आपको यूनिवेस्ट ऐप, व्हाट्सएप, टेलीग्राम तीनों पर ही मिल जाएंगे। और इनकी जो एक्यूरेसी है नियरली 85% के आसपास है। और बात करें इनके सब्सक्रिप्शन प्लान की, तो 183 रुपीज पर मंथ से इनके सब्सक्रिप्शन प्लान जो है स्टार्ट होते हैं। और अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, पहले आप इनकी एक्यूरेसी चेक करना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग में नए यूजर को 5 ट्रेड कॉल्स बिल्कुल फ्री दी जाती है। तो इससे आपकी एक्यूरेसी भी चेक हो जाएगी। यूनिवेस्ट ऐप की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है, चेकआउट करना मत भूलिएगा। अब जानते हैं जिंका लॉजिस्टिक्स का जो आईपीओ है, उस आईपीओ पर हमारा फाइनल डिसीजन क्या है। देखिए, सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। तो अगर 2 दिन के अंदर इसको सब्सक्रिप्शन देखें, इसका सब्सक्रिप्शन है 0.32 टाइम्स, 0.32 गुना के आसपास ये सब्सक्राइब हुआ है, और 197 करोड़ रुपए के आसपास ही लगे हैं इस आईपीओ पर, मतलब बहुत कम सब्सक्रिप्शन है। उम्मीद है कि ये फुल्ली सब्सक्राइब हो जाए क्यूआईबी की बदौलत। बाकी अभी तो बहुत ज्यादा मतलब रिस्क नजर आ रहा है कि भाई फुल्ली सब्सक्राइब होगा भी या नहीं होगा। एम्प्लॉय पोर्शन तो फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है, 5 टाइम्स हो गया है एम्प्लॉय पोर्शन। बाकी सारे पोर्शन, एनआईआई पोर्शन, रिटेल पोर्शन और क्यूआईबी पोर्शन अंडर सब्सक्राइब है। अगर बात करें रिटेल पोर्शन की, वो तो 10% है, इसीलिए 0.92 टाइम्स दिखा रहा है, वो थोड़ा ज्यादा दिखा रहा है क्योंकि 10% ही है। फिर एनआईआई पोर्शन 0.04 टाइम्स, मतलब सिर्फ 4% के आसपास ही सब्सक्राइब हुआ है एनआईआई पोर्शन। तो अभी बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन बाकी है, तो उम्मीद नहीं है कि भाई इतना ज्यादा एनआईआई जो है फुल्ली सब्सक्राइब हो पाएगा, क्योंकि जो अभी 2 दिन तक एनआईआई की जो गति होती है उस हिसाब से थोड़ी बहुत जो चाल है आगे की डिसाइड होती है। तो अभी तो सब्सक्रिप्शन कम लग रहा है, तो उस हिसाब से लग रहा है कि भाई एनआईआई पोर्शन कम ही सब्सक्राइब हो सकता है, ऐसी उम्मीद है। फिर अगर क्यूआईबीज हैं, वो अगर आखिरी दिन पैसा बरसा ले, तो इस आईपीओ को मतलब फुल्ली सब्सक्राइब हो जाएगा और इस आईपीओ की नैया पार हो जाएगी। बाकी ओवरऑल जो सब्सक्रिप्शन या डिमांड है थोड़ी सी कम नजर आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए हम अपने 4 पैरामीटर्स देखते हैं, जैज पैरामीटर्स। पहला देखते हैं जीएमपी, तो जीएमपी तो अभी कम बता रही है, ठीक है, मतलब ग्रे मार्केट के अंदर कोई खास डिमांड नहीं है। वैसे जीएमपी अंदाजा ही होता है,
दूसरा है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन भी बहुत कम मिल रहा है, तो देखा जाता है NII पोर्शन वगैरह वो भी कम रिस्पॉन्स दे रहे हैं। फिर तीसरा है एंकर लिस्ट, एंकर लिस्ट ठीक आई है, ना तो खराब आई है ना इतनी अच्छी है, बस एक बैलेंस्ड एंकर लिस्ट आप कह सकते हैं। FIIs के अंदर भी कुछ बड़े नाम हैं, कुछ बड़े नाम म्यूचुअल फंड के अंदर भी है। फिर बात करें वैल्यूएशंस की, तो वैल्यूएशंस फेस वैल्यू ₹1 पर काफी ज्यादा मुझे महंगी नजर आ रही है। तो जो 4 पैरामीटर्स हैं हमारे जैस पैरामीटर्स, उनमें से 3 पैरामीटर थोड़े से रिस्की नजर आ रहे हैं, तो ओवरऑल जो रिस्क है वो थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहा है। देखिए मैंने आपको जानकारी दी है सिर्फ, बाकी डिसीजन आपको खुद को बनाना है कि क्या आप अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे। तो लिस्टिंग केस के हिसाब से तो थोड़ा रिस्क नजर ही आ रहा है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। तो पॉजिटिव ये है कि इसका यूनिक सेक्टर है, ट्रक ऑपरेटर्स के लिए एक बढ़िया ऐप है। भाई किसी को लोड वगैरह डालना हो ट्रक में, या ट्रक ऑपरेटर्स जो भी हैं उनको लोड वगैरह चाहिए होता है, तो दोनों के लिए बढ़िया यूजफुल ऐप है। और मुझे ये यूनिक कॉन्सेप्ट लगा, विदेशों में भी है कुछ 1-2 ऐप ऐसी है चाइना वगैरह के अंदर, बट इंडिया के अंदर ये लार्जेस्ट और लीडिंग कंपनी है। बाकी ट्रक ऑपरेटर्स के अलावा भी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, लोन वगैरह भी देती है ट्रक ऑपरेटर्स को। उसके अलावा जो पेमेंट सिस्टम और फास्टैग वाला पेमेंट सिस्टम हो गया, फ्यूल भरवाने के लिए फ्यूल कार्ड वगैरह ये बना के देती है, तो उसमें भी कुछ ट्रक ऑपरेटर्स का फायदा हो जाता है। उसके अलावा GPS वगैरह भी लगाती है ट्रक के अंदर। फिर पॉजिटिव में बात करें तो रेवेन्यू के अंदर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है पिछले 2-3 सालों में, एंकर लिस्ट भी ठीक आई है। फिर नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स में ये है कि इसके जो एसेट्स हैं वो कम हुए हैं, कंपनी लॉस मेकिंग है, मतलब अभी इस साल FY25 का देखें तो कुछ महीनों के अंदर ही प्रॉफिट के अंदर, बाकी लॉस मेकिंग कंपनी है, तो ये बड़ा नेगेटिव है। इसके ऊपर जो बोरिंग्स हैं वो ठीक है चलो मैनेज हो जाएगी, बट IPO के पैसे से कोई भी बोरिंग्स वगैरह नहीं चुका रही है। बाकी रिटर्न ऑन इक्विटी वगैरह कम है। फिर नेगेटिव है कि वैल्यूएशंस महंगी है, PE वाइज देखें, प्राइस टू बुक के हिसाब से देखें तो महंगी वैल्यूएशंस है, फेस वैल्यू ₹1 पर। तो ओवरऑल अगर देखें तो रिस्क थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा है। इसमें एक पॉजिटिव है कि सेक्टर इसका यूनिक है। हाँ, वैल्यूएशंस अगर सही देते तो मुझे लगता है इस IPO की डिमांड रह सकती थी, भले ही ये लॉस मेकिंग हो, बट वैल्यूएशंस भी महंगी है, लॉस मेकिंग भी है, तो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं रिस्क नजर आ रहे हैं। और ओवरऑल देखिए तो मार्केट की कंडीशन भी अभी काफी ज्यादा रिस्की नजर आ रही है, और इस IPO की भी कोई खास डिमांड तो अभी बता नहीं रही है मार्केट के अंदर। तो आप लोग क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट करके बता दीजिएगा। मैंने जो जानकारी है वो आपको दे दी है। पर्सनली मेरी बात करें तो मैं तो लिस्टिंग लॉन्ग टर्म दोनों के हिसाब से इंटरेस्टेड नहीं हूं। शुरुआत में देखा था इसका सेक्टर तो मुझे अच्छा लगा था, मुझे लगा कि ओवरऑल डिमांड बनेगी, बट डिमांड नहीं है। फिर दोस्तों सेबी की तरफ से 4 नए IPOs को मंजूरी मिल गई है। इन्होंने क्या कि अपनी DRHP जुलाई-अगस्त के आसपास फाइल की थी, अभी मंजूरी मिल गई इनको। अभी ये डेट्स वगैरह अपने हिसाब से लेके आएंगे। तो पहला IPO साई लाइफ साइंस का IPO, ये TPG ग्लोबल बैक्ड कंपनी, मतलब TPG ग्लोबल बड़ा इन्वेस्टर है, उसके द्वारा बैक्ड कंपनी है। उन्होंने 29 जुलाई को DRHP फाइल की थी। लगभग ये 800 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू लेके आने वाले हैं, और 6.15 करोड़ शेयर्स जो हैं OFS के जरिए सेल करने वाले हैं। ये क्या करते हैं, फार्मा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मतलब अदर जो फार्मा कंपनी है इसको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वगैरह यहां से करवाते हैं। फिर दूसरा IPO मेटल मैन ऑटो का IPO, इसने 12 अगस्त को DRHP फाइल की थी, अभी इसको मंजूरी मिल चुकी है। ये 350 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू लेके आएंगे, 1.26 करोड़ शेयर्स जो हैं OFS के जरिए सेल करने वाले हैं। ये कंपनी ऑटोमोबाइल और नॉन ऑटोमोबाइल की ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, उनके इक्विपमेंट्स पार्ट्स वगैरह बनाती है। फिर तीसरा IPO रूबिकॉन रिसर्च का IPO, टोटल इसका इश्यू साइज हो सकता है 1085 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर 500 करोड़ रुपए फ्रेश इश्यू के जरिए जुटा सकती है और 585 करोड़ रुपए OFS हो सकता है। इसने 31 जुलाई को DRHP फाइल की थी, और ये कंपनी भी फार्मा कंपनी है। फिर चौथा IPO सनातन टेक्सटाइल्स का IPO, इन्होंने 20 अगस्त को अपनी DRHP फाइल की थी, और इस IPO का टोटल इश्यू साइज हो सकता है 800 करोड़ रुपए के आसपास का, जिसके अंदर 500 करोड़ रुपए फ्रेश इश्यू के जरिए जुटाएगी, 300 करोड़ रुपए OFS के जरिए, और इसका टेक्सटाइल वगैरह का काम है। तो ये जो 4 IPOs है इनको सेबी से मंजूरी मिली है। फिर एक और IPO है BMW वेंचर्स का IPO, इन्होंने क्या कि अपनी DRHP वापस ले ली, मतलब ये अपना IPO अभी नहीं लेके आ रहे हैं, इन्होंने प्लान जो है कैंसिल कर दिया। ये क्या स्टील वगैरह के रिलेटेड कंपनी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करती थी। तो ये है सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और यूनिवेस्ट ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, जो कि सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।